जिधर एक मफरूर, एक भगौड़ा मुल्क से कानून से भागा हुआ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठ के और मुल्क के फैसले कर रहा है। मुझे यह सिर्फ मैं समझना चाहता हूं कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाजत दी जाती है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। जब यह प्राइम मिनिस्टर था, इसने खरीदी लंदन में, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है। यह बता ही नहीं सकता कि पैसा मनी ट्रेल किधर से गई है, कुछ नहीं बता सकता। वो फैसला कर रहा है मुल्क का। इसका भाई शहबाज शरीफ, जिसने आज लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि जी अभी और मजीद महंगाई आएगी, 24 अरब रुपए के ये करप्शन केसेस में पकड़ा जाने वाला था। इसकी ट्रायल हो रही थी, इसके और इसके बेटों की। एक बेटा मफरूर था, दूसरा बेटा इनकी ट्रायल थी। 16 अरब रुपए एफआईए के केसेस जिसमें ये बच ही नहीं सकते थे। नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया लिया, और ये जो पैसा नजर आ गया, इसके अलावा जो पैसा किसी को नहीं पता। 8 अरब रुपए के नैब का केस, जो ये नैब चेयर ने रिजाइन किया है, इससे पूछे तो सही कि ये आपके सामने नहीं आया 8 अरब रुपए के केसेस। और वो क्या केस था? इन्होंने यहां से हुंडी हवाले से पैसा बाहर भेजा और फिर उन लोगों के नाम पे चीनी वाला और पापड़ वाला और उनके नाम पे पैसा रिमिटेंसेस दिखा के भिजवाई। फ्रॉड किया। चीफ मिनिस्टर था वो आदमी, प्राइम मिनिस्टर है। आसिफ जरदारी, दुनिया के अंदर इसकी चोरियों का पता हुआ है। इसको मिस्टर 10% कहते थे। फेक अकाउंट्स केसेस में ये पकड़ा हुआ था। अरबों रुपया इस मुल्क, उसने अलहदा मुल्क से बाहर भिजवाए। वो इस मुल्क का दानिश्वर बना हुआ है, वो चीफ एडवाइजर है उसकी, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह, जितना अपना इनका नून लीग का वो मिनिस्टर कहता है, उसका बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। कई फैसलाबाद के लोगों से पूछें कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सा जुर्म है जिसमें यह मुलव्वस नहीं है। ये आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है और कौम को कहती है कि जी इनकी गुलामी करें। और जब कौम निकलती है तो हमारे सारे मार धाड़ करना, रातों को पकड़ना, केसेस करना, कि हम किस तरह के कोई गुलाम हैं, हम कोई भेड़ बकरियां हैं। ये कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आज वार्निंग देना चाहता हूं आपको कि इसी तरह अगर एक मुल्क का जब कानून ही नहीं रहेगा, जब बुनियादी हकूक अवाम के नहीं रहेंगे, जब आइन की ओपन वायलेशंस होंगी। 90 दिन का आइन स्टेट करता है ब्लैक एंड व्हाइट। इलेक्शंस 90 दिन के आगे नहीं जा सकते। 90 दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। पहले तो शर्म की बात है कि उस बददियानतदार इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह की 2 केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है। केयर टेकर का मतलब होता है न्यूट्रल केयर टेकर। ये इस तरह है कि यहां शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है और उधर फजलुर रहमान हुकूमत कर रहा है पख्तूनख्वा की। सारे अपने लोग बैठा के, वो पुलिस वाले, मैं फिर से कहना चाहता हूं और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था 25 मई को। इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं जिंदा रहा, मैं इंशाअल्लाह इंश्योर करूंगा कि इस मुल्क में जो जालिम है, जो बेकसूर लोगों पे, जो जमहूरियत के ऊपर अटैक करता है, इंशाअल्लाह आपको हम कानून के कटारे में खड़ा करेंगे। और मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप तैयारी करें। अगर इन्होंने 90 दिन से आगे इलेक्शन किए तो उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, इसका मतलब कि कानून खत्म हो जाएगा 90 दिन के बाद। इसका मतलब आइन खत्म हो गया। इसका मतलब हमारा माशरा डिक्लेयर हो जाएगा बनाना रिपब्लिक।
اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے. اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے. اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر، جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ مافیا ہے. میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے. جمہوریت میں چھوڑے، آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا. اور پھر یہ جو بھی یہ جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر، اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا، اس نے پیسہ چلایا، اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا. یہ ہے ان کی تاریخ. یہ ہے وہ مافیاز. یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں، جنہوں نے کرپشن کرنی ہے، جنہوں نے این آر او لینا ہے، وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے. ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے. میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے، میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ حقیقی آزادی، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. یہ اصل میں جو ہماری آزادی ادھوری رہ گئی تھی 1947 میں، جب ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا. جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا، اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی وہ پوجا نہیں کرتا. قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اللہ نے آج میں نے دیکھا لوگوں کے خوف دور کر دیے. میں نے وہ لوگوں کو جو آج دیکھے سینز، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے.